अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर के उन्वान चल रहा है, इससे पहले का लेक्चर भी यही था कि नौजवान वकला के लिए रहनुमा उसूल, और आज उसका पार्ट 2, क्योंकि यकीनन नौजवान वकला हमारे सरमाया हैं। इनकी तरबियत, इनके इल्म में इजाफ़ा कौम के काम आना है। तो मेरे कुछ वकला नौजवानों ने सवाल किया है कि जी जो बुक्स आप रेफ़र कर रहे हैं उनके राइटर्स के नाम भी बताएं। जी बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बहुत अहम है। तो स्पेसिफ़िक रिलीफ़ एक्ट सबसे पहले मैंने ज़िक्र किया था कि ये नौजवान वकला के लिए ये स्पेसिफ़िक रिलीफ़ एक्ट, इसका हर नौजवान वकला इसकी स्टडी करे और उसको उससे रहनुमाई हासिल करे। मेरे पास जो बुक है वो एक्स जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल ख़ान मोकल साहब, ये माशाल्लाह हमारे बड़े काबिल जज साहब थे। तो इनका रिलीफ़ एक्ट मेरे पास है। तो आप वैसे तो देखें, बात यह है कि रिलीफ़ एक्ट मुख्तलिफ़ राइटर्स के लिखे हैं। हाँ, उसमें कावश जितना कोई बासलाहियत राइटर होगा इतना ही उसमें मटेरियल अप टू डेट होगा और इतना ही अहम होगा। तो यकीनन राइटर के बहुत ही अहम रोल होता है। जो मैंने CPC रेफ़र की थी, मेरे पास जो बुक है ये है हाकिम अमीर बख्श अवान साहब, एडवोकेट। ये इनकी मुतय्यन करदा कोड है CPC। तो ये माशाल्लाह भरपूर इसमें अप टू डेट साइटेशंस हैं और बड़े अहम इन्होंने मेहनत की है। इसके बाद जो मरहला आता है, यानी कि दावा हो गया, जवाब दावा आ गया, तो उसके बाद होती है एविडेंस। हाँ, एविडेंस से पहले एक और बड़ा अहम मरहला होता है कि जो स्टे एप्लीकेशन होती है और उसका जवाब आ चुका होता है, उस पर बहस होती है और स्टे या कंफर्म होता है या ख़ारिज हो जाता है। लिहाजा जवाब दरख्वास्त स्टे के जवाब आने के बाद मुद्दई और मुद्दअ के वकला का एक बाहिमी बहस होती है जज साहब के सामने। और यकीनन मुद्दई के वकील साहब अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि वो अपने दलाइल कानून के मुताबिक, हक़ाइक़ के मुताबिक अपने केस को जज साहब के सामने पेश करें और ये साबित करें कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस लाइज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ if the stay is not confirmed and prima facie case is made out, and irreparable loss is also to the petitioner plaintiff if the stay is not confirmed. Whereas the defendant's counsel, उनकी बड़ी कोशिश होती है कि स्टे खारिज हो जाए, तो वो अपने जवाब दावे के मुताबिक दलाइल देते हैं, कानूनी
साइटेशंस भी पेश करते हैं, अथॉरिटीज़ पेश करते हैं, और वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस डज नॉट लाई इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। एंड वो ये भी कोशिश करते हैं कि ये साबित करें कि द पटिशनर का बादी नज़र में प्राइमा फेशी केस, उर्दू में बादी नज़र लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में प्राइमा फेशी केस इज़ नॉट मेड आउट, और बादी नज़र में मुद्दई का कोई केस नहीं है। तो ये मुदाले की तरफ से, और वो भी ये कोशिश करते हैं मुद्दई कि इर्रिपेरेबल लॉस मुद्दई को होगा अगर स्टे कंफर्म नहीं होता। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी आपके सामने अपलोड कर रखी है, उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल मुदाले की कोशिश होती है कौंसल साहब के, वकील साहब की, कि वो ये साबित करें कि इर्रिपेरेबल लॉस not accrued to the plaintiff petitioner if the stay is vacated। बहरहाल इसके बाद साथ ही ये जजमेंट, जज साहब ये इस पे जजमेंट ऑर्डर पास करते हैं और साथ ही इश्यूज फ्रेम करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मुद्दई साइड के और मुद्दला साइड के, यानी कि प्लेंट को देखकर मुद्दई का दावा और मुद्दला का जवाब दावा देखकर अदालत फ्रेम करती है इश्यूज। वो तकरीबन आमतौर पे 8-10 होते हैं, यानी कि वो दोनों साइडों को कवर किया जाता है। तो उसके बाद एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, पहले सबसे पहले मुद्दई का मौका होता है कि वो अपने, हाँ एक बड़ी अहम यहाँ पॉइंट है कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि विदिन 7 days आपने विटनेस की एक फहरिस्त देना होती है, लिस्ट ऑफ विटनेस, और अगर आप बोल गए या ओमिट हो गई तो आपके लिए मसाइल हैं, फिर आप एविडेंस नहीं दे सकते। ये बड़ा अहम पॉइंट है ख़ास तौर पर यंग वकला के लिए। सीनियर तो माशाल्लाह बड़े अलर्ट होते हैं कि यंग वकला इस पे ख़ास तौर पर कंसंट्रेट रखें कि इश्यूज़ का बाकायदा ऑर्डर पढ़ें, उसकी नकल लें, और उसमें ये मेंशन होगा कि विदिन 7 days द पार्टीज़ हैज़ टू सबमिट लिस्ट ऑफ विटनेस। तो वो जितनी कि आप लिस्ट ऑफ जो विटनेस आप पेश करेंगे उन्हीं की गवाही होगी और नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जिसको दिल चाहे वो नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल जब ये मरहला हो जाता है तो प्लेंटिफ साइड पे मुद्दई साइड अपने गवाह पेश करते हैं। अगर मुद्दई 1 है, 2 हैं, 3 है, तो 1 ऑफ द प्लेंटिफ इज़ सफिशेंट। एक तो मुद्दई होगा और कम से कम 2 और विटनेस हों, तो वो मुकम्मल एविडेंस कहलाती है। और उसमें यकीनन एविडेंस एक्ट के मुताबिक, ये मेरे पास जो बुक है कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, ये मोहतरम वकील साहब हैं, हाँ, मिस्टर शौकत अली, एक्स जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और इनका एविडेंस ऑर्डर 1984, ये मेरे पास बुक है। तो और भी कई हैं, तो बहरहाल जो मेरे पास हैं वो इसलिए मैं वो रेफ़र कर रहा हूँ। तो आप इनके मुताबिक अब ये बड़ा अहम
वकील साहब की चाबकदस्ती होती है, कोई ऐसा सवाल रह न जाए जो पुट न किया जाए। क्योंकि आम तौर पर जब हाई कोर्ट्स में केस या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो चूँकि और कोई एविडेंस नहीं होती, ट्रायल इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट स्टेज। जब ये प्रोसीजर हो रहा है सिविल कोर्ट में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अपील में जाते हैं या रिट में आगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो मज़ीद ना कोई एविडेंस होती है, ना कोई और, ना उसमें आप कोई पेश कर सकते हैं चीज़, ना कोई उसमें से निकाल सकते हैं। लिहाजा ये ट्रायल, हालांकि होता तो ट्रायल है, नीची अदालत होती है, लेकिन बहुत अहम स्टेज होता है। और जो वकील साहब ट्रायल कर रहे होते हैं मुद्दई साइड पे, मुद्दालय साइड पे, उनको बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए और बहुत काबिलियत के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। क्योंकि जब वो केस हाई कोर्ट में जाता है तो जज साहब, अगर कोई बड़े वकील साहब कोई पॉइंट रेज़ करते हैं हाई कोर्ट के जज साहब के सामने और जज साहब पूछते हैं क्या ये पॉइंट, इस पे क्वेश्चन एविडेंस पे क्या आपने लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में किया है, और अगर वहाँ क्वेश्चन हो तो वो वकील साहब सुरखरू हो जाते हैं और वो अहम पॉइंट राइज होकर और रिलीफ मिलता है। और अगर ना किया हो तो फिर जज साहब कहते हैं कि सॉरी, क्योंकि ये पॉइंट ठीक है, अहम है, ठीक है। ज़ाहिर है जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो और मैच्योर्ड वकला भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन किस्म के वकला होते हैं, वो पॉइंट्स निकालते हैं अपने फेवर के। लेकिन चूँकि वो नीचे है उसका, तो उस वक़्त फिर वो जो ट्रायल कर रहा होता है वकील साहब, उनकी नालायकी का रोना रोते हैं कि जी हमें वकील साहब ने अपना केस मेहनत से, काबिलियत से, कंसंट्रेशन से नहीं लड़ा। लिहाजा एविडेंस कराते वक्त मुद्दई और मुद्दालय के वकला को बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए और सवाल ऐसे जो रेलिवेंट हों, और यकीनन कोर्ट सामने होती है, रेलिवेंसी एंड इर्रेलिवेंसी कंसिडर की जाती है। ऐसे सवाल न किए जाएं जो इर्रेलेवेंट हो। और यकीनन जब कोर्ट किसी सवाल को रद्द करती है तो वकील साहब जिन्होंने सवाल किया होता है उनकी सुबकी होती है कि उन्होंने ऐसा सवाल पुट किया कि जो रेलिवेंट नहीं था, तो यकीनन अदालत में, लेकिन जब वो ऑब्जेक्शन होता है और जज साहब कहते हैं नहीं रेलिवेंट है क्वेश्चन, तो वो वकील साहब ज़रा प्राउड फील करते हैं कि यस ही नोज़ द लॉ। तो रेलिवेंसी एंड इर्रेलिवेंसी को कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह क्रॉस, मुद्दालय अहम का क्रॉस बड़ा अहम होता है। सेम वे जब एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो डिफेंडेंट साइड की एविडेंस की स्टेज आती है और उसी लिस्ट के मुताबिक जो उन्होंने पेश की होती है वो अपने दिफा में गवाहान को पेश करते हैं और मुद्दई के काउंसिल जो होते हैं उन पर जिरह करते हैं। तो इस स्टेज के बाद फिर आगे आता है। तो इंशाअल्लाह आइंदा मैं इसको प्रोसेस को कंप्लीट करूँगा और जो और भी इसमें जो अहम नुकात हैं जो नौजवान वकला के लिए, मतलब 7/11 की दरख्वास्त है, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 या ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3, 4 वगैरह, या फिर ऐसे ऑर्डर जो अपीलेबल होते हैं वगैरह वगैरह, इंशाअल्लाह मैं उन पर भी सैर हासिल आपसे गुफ्तगू करूँगा आइंदा लेक्चर में। तो आप हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें
ताकि फिर आइंदा आने वाली जो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं इन अहम टॉपिक्स पर वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।